नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप इस पोस्टर को देख रहे हैं। अंग्रेजी में लिखा है डिफेंड इंडिया फ्रॉम पोल्यूटेड पॉलिटिशियंस, मतलब प्रदूषित नेताओं से भारत को बचाना है और अपना जो लोकतंत्र है उसको वापस हासिल करना है और अपने मुल्क को भी इसी के ज़रिए हासिल करना है। देखिए, इस दौर में बहुत तरह से भारत को बचाने का अभियान चल रहा है, काला धन से लेकर नेता धन तक भी, क्योंकि काला धन उधर भी है। तो ये हम एडीआर के दफ्तर में हैं, करीब 10-15 साल तो हो ही गए कि बतौर पत्रकार हम लोग जब भी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली के बारे में, वो कैसे काम करते हैं राजनीतिक दल, उनके चंदे की क्या प्रक्रिया होती है, जब भी जानना होता है राज्यवार या राजनीतिक दलों के हिसाब से, तो हम एडीआर की रिपोर्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको उस एडीआर के दफ्तर में ले आएं, जिसके बारे में आप हिंदी के ही तमाम अखबारों में पढ़ते होंगे चुनाव के दौरान कि एडीआर इलेक्शन वॉच ने ये सामग्री निकाली है। उसका रिसर्च ये कहता है कि इतने प्रतिशत नेता आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, फिर भी 70% लोग जाके उन्हीं को वोट दे देते हैं। तो सूचना और जागरूकता में कहाँ तालमेल हो रहा है, कहाँ अंतर है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब से। लेकिन एक और बात यह है कि अभी क्या बहस हो रही है। अभी बहस ये हो रही है कि काला धन को जाना है इस नोटबंदी के बहाने, ये एक अचूक दवा के रूप में अवतरित हुआ है। लेकिन क्या इससे जो काला धन का मुख्य अड्डा है, वो राजनीतिक दल माना जाता है, एक मुख्य अड्डों में से एक, तो उसकी साफ सफाई कैसी होगी। तो हम जगदीप सर से बात करने के लिए इनके दफ्तर में आए हैं। और पहला सवाल बहुत सारा लोग जानना चाहता है कि आप IIM अहमदाबाद से इस काम में क्यों आ गए? आप इस काम में तो एक्सीडेंट से आ गए। एक्सीडेंट से आ गए? हाँ, कोई इस काम में आने की ना इच्छा थी ना प्लान थी जी। इधर जी। हाँ। लेकिन मेरे एक साथी हैं, हाँ। वो बेंगलोर में रहते हैं, वो भी मेरे साथी थे जी। उनको ज़्यादा जोश चढ़ा था। हाँ। तो उनके जोश में फिर मैं भी फंस गया। अच्छा। और इसमें आ गया। तो नौकरी छोड़ दी आपने? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ी। नौकरी के बाद आप नौकरी से ना नौकरी से छोड़ने से पहले, छोड़ी नहीं, नौकरी से तो मैं रिटायर हुआ हूँ। हाँ। लेकिन रिटायर होने से पहले ही 1999 में ये शुरू किया था काम। मैं रिटायर हुआ हूँ 2006 में जाके। अच्छा। तो आपको क्या ये यकीन था कि इस पर बात होनी चाहिए भारत के लोकतंत्र में? नहीं, ये था कि लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं, जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं जी, वो चुन के लोकसभा और विधानसभाओं में आते थे। उससे ज़रा एतराज़ था कि ये नहीं आने चाहिए। शुरुआत तो वहाँ से हुई थी, फिर वो जैसे जैसे अंदर घुसते गए वैसे वैसे और कुछ पता लगता गया और काम बढ़ता गया। इन 10-15 सालों में जब चुनाव होता है तो उसमें राजनीतिक आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या क्या कम हुई है? जीतने वाले आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या क्या कम हुई है? कम नहीं हुई है, बढ़ी है। बढ़ गई है। 2004 की लोकसभा में 125 थे जी। आइए सर। हाँ। 2009 की लोकसभा में 162 हो गए। हाँ। और 2014 की लोकसभा में करीब 190 हैं। 190 मतलब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तीनों सालों में बढ़ने का बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हमने ये देखा कि उस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टियों पे जोर देना शुरू किया। अच्छा। कि असली खिलाड़ी जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हैं। क्योंकि आपने कहा कि 70% वोटर इनको वोट दे देते हैं, क्रिमिनल लोगों को। वो क्यों देते हैं? क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चाहे 25 उम्मीदवार हों, जीतने वाले तो 2, 3 या 4 ही होते हैं। उन जीतने वालों में अगर 3 हैं और तीनों के खिलाफ केस हैं तो वोटर को चॉइस क्या है? हम एक एनालिसिस करते हैं इसी दफ्तर में, रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं उसको। अच्छा, वो क्या जहाँ होता है? 3 से ज़्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग हो। देश में आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी रेड अलर्ट में होती है। आधे से ज़्यादा? जी हाँ। आधे से ज़्यादा। तो वोटर को कोई चॉइस है नहीं। ठीक है। जब आप कहते हैं कि 3 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, तो कई बार लोग कहता है कि ये सारे मामले राजनीतिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उस प्रकृति के मामले हैं, संगीन टाइप से नहीं है, ये तो चलता रहता है राजनीति में, ये वो वाला आरोप है। देखिए, उसके 2 जवाब हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2003 का, वो ये है कि वो मुकदमा, वो केस जिसमें सज़ा कम से कम 2 साल की कैद हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हों, वो डिक्लेयर करना होता है। चार्जेस फ्रेम होना हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम का तीसरी स्टेज है। पहले एफआईआर दर्ज होती है, फिर पुलिस वाले उस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक चार्जशीट बनाते हैं,
वो चार्जशीट किसी मजिस्ट्रेट या जज के सामने जाती है, फिर वो मजिस्ट्रेट या जज चार्ज फ्रेम करता है। तो 3 लेवल पास करने के बाद, और वो जुर्म जिसमें 2 साल की सज़ा हो कम से कम, वो डिक्लेयर करने होते हैं। पहली बात तो ये कहना कि ये दफ़ा 144 की केस हैं, दफ़ा 144 में तो 2 साल की कैद ही नहीं है। दूसरा इसका जवाब ये है कि ये जो हल्के केस होते हैं, किसी पुलिस वाले की हिम्मत है कि ऐसे राजनीतिज्ञ के खिलाफ केस दर्ज कर दे जो इलेक्शन में लड़ने वाला हो? वो राजनीतिक ही दूसरे के खिलाफ केस लगवाते हैं, फिर कहते हैं ये तो हल्के फुल्के केस हैं या ये तो राजनीतिज्ञ केस हैं। उसके 2 तरीके हैं, या तो वो इंडियन पेनल कोड में एक राजनीतिज्ञ केसेस का अलग से सेक्शन बना दें, फिर उसके बारे में बात ही नहीं होगी। उसको अमेंड करना भी उन्हीं लोगों का काम है, आप और मैं तो नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि वो एक दूसरे के खिलाफ फर्जी केस दर्ज करना बंद कर दे, आपस की तो बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो ये गड़बड़ करना बंद नहीं करेंगे, जनता या वोट देने वाले ही इसका कुछ सुराग वो निकालें सल्यूशन, जिससे हमें कोई तकलीफ ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी जो बहस चल रही है नोटबंदी को लेकर कि प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, वित्त मंत्री भी बोल रहे हैं, विपक्ष के भी कई नेता बोल रहे हैं कि यहाँ चर्चा कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी कहा और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह भी कह रहे हैं और अन्य नेताओं ने भी कहा ही होगा जिनका ध्यान अभी नहीं आ रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि ये वो मौका है देश की राजनीति में जहाँ राजनीतिक दलों के भीतर की प्रणाली को दुरुस्त करने का एक तरह से ये अच्छा मौका आया है, जब जन दबाव पर्याप्त मात्रा में है, लोगों की निगाह दलों की तरफ है, तब चंदे को लेकर और अंदर के लोकतंत्र को लेकर कुछ हो सकता है? होपफुल हैं आप? अगर होपफुल ना होते तो ये काम कर ही ना रहे होते। पर क्या ये वो मोमेंट है? ये माहौल ऐसा बना है कि प्रेशर इतना मैंने पिछले 16 साल में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। नहीं देखा। तो अगर अब नहीं हुआ तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर शायद ऐसा मौका कभी ना आए। इस बात के महत्व को हम भी समझते हैं और इसमें यकीन भी करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाए। पर प्राइम टाइम में, पिछले प्राइम टाइम में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, उनसे जब मैंने कहा कि ये स्टेट फंड, नेशनल फंड, पब्लिक फंड चाहे जो कह लें, वो क्यों किसी को मिलना चाहिए ऐसे उम्मीदवार को जनता के पैसे से जो करोड़पति है, अरबपति है, जिसकी हैसियत 5 करोड़ 10 करोड़ की है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? इत्तेफाक रखने की बात तो ये है कि फिलॉसफिकली देखा जाए तो लोग इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? लोग इलेक्शन लड़ते हैं या उनको जनता की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। हाँ। नहीं, अमीरों की भी सेवा के लिए। अमीरों को भी कुछ सेवाओं की जरूरत होती है। तो सेवा करने के लिए जरूरत है। कुछ में ही उनका बहुत कुछ हो जाता है। तो पब्लिक पर्पज के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक पोस्ट पे आने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये फिलॉसफिकली ठीक लगता है कि पब्लिक पैसे से लड़ना चाहिए, ये तो मान ली बात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन में लोग खर्चा कितना करते हैं। जब ये पता लगेगा तभी तो ये डिसाइड होगा कि कितना बजट बनाना चाहिए इसके लिए। पब्लिक जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसका तो बिल्कुल खो के नहीं रख सकते भाई, जितना मर्जी ले लो। हाँ, लेकिन अभी जो 70 लाख है, 54 लाख कहीं किसी लोकसभा में, 70 लाख 54 लाख की बात तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 2004 के इलेक्शन में, नहीं 2009 के इलेक्शन में हमने 6753 उम्मीदवारों के इलेक्शन खर्चे के एफिडेविट का एनालिसिस किया यहीं बैठे बैठे। 6753 उनमें से सिर्फ 4 ने कहा कि लिमिट से ज्यादा खर्च किया। 4 ऐसे ईमानदार आपको मिले? हाँ, वो हार गए थे। अच्छा 30 ने कहा कि हमने लिमिट का 90 से 95% खर्च किया। तो 6753 में से आप 34 निकाल दीजिए, 6719 बचते हैं, वो 99.99% होता है। उन्होंने कहा हमने तो लिमिट का 45 से 55% खर्च किया। ये मुमकिन ही नहीं। अब ये उन्होंने कहा 6713 लोगों ने कहा 6753 में से 99% के हिसाब से 70 लाख भी ज्यादा है, डबल है। तो उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि अगर इतने लोग आधा खर्च कर रहे हैं तो लिमिट को कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। और हर इलेक्शन के बाद शोर मचता है कि लिमिट बढ़ाओ, लिमिट बढ़ाओ। ठीक। दूसरी बात 2014 के इलेक्शन से कुछ महीने पहले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, गोपीनाथ मुंडे जी ने बम्बई में एक पब्लिक रैली में कहा था
कि उन्होंने अपने इलेक्शन पे 8 करोड़ खर्च किए। तो ये कहना कि 36 लाख 50 लाख 70 लाख लिमिट है, कई तो नेता कहने की निजी बात बातचीत में कहते भी कि चुनाव जितना आसान नहीं है, पब्लिक ही पैसा मांगती है। पब्लिक पैसा मांगती है। पब्लिक को पैसा लेने की आदत किसने डाली है? नेताओं ने डाली है। और किसने डाली है? पब्लिक को ये ख्वाब आया था कि पैसे मांग लो। तो आपके बाद से नेशनल फंड या स्टेट फंड बनाने से पहले इस पर बात होनी चाहिए कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कितना खर्च करना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए। उम्मीदवार और राजनीतिक दल मिलके ये बताएं कि कितना खर्च असल में होता है। सही बताएं वापस। करना चाहिए नहीं। हाँ, कितना पिछले होता है? चुनाव में कितना हुआ, सच बताएं। वो कैसे बता देंगे सर? उन्होंने रिपोर्ट दिया है अगर वो 300 करोड़ का और बता दें 900 अगर करोड़ वो हुआ है। नहीं बताएंगे हाँ। तो फिर उनको कितना पब्लिक फंड दिया जाए? बजट बनता है ना। आप अपने घर का खर्चा करते हैं, सोचते होंगे कि भाई बच्चे की फीस इतनी है, मकान का किराया इतना है, बिजली का बिल अंदाजन इतना आता है, टेलीफोन का इतना आता है, पेट्रोल पे इतना खर्च आपने होता है। एक ऐसा मुश्किल सवाल छोड़ा है कि वो नोटबंदी पे बात करना बंद कर देंगे बजाय इसके जवाब देने के। इस पे बात तो करें। नहीं करेंगे वो। नहीं, वो बात करें, इसके सोल्यूशन भी हैं। अब इसके सोल्यूशन है क्या? वो बताएं, फिर आगे चर्चा होगी कि कितना होना चाहिए। ठीक है। अब जब कुरैशी साहब ने कहा कि यूरोप में ऐसा होता है कि चुनाव आप जीत जाते हैं तो उस इलेक्शन फंड से पैसा दिया जाता है वोट के हिसाब से, और ये हो सकता है कि जब मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई चुनाव मुझे तो अभी जाना है, तो अभी जनता के बीच में जाना है, तो मैं उधार से तो नहीं जा सकता, पैसा चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसका कुछ प्रतिशत पहले दिया जा सकता है। क्या स्टेट फंडिंग का यही मॉडल है? आपके दिमाग में भी यही मॉडल है या आपके दिमाग में कुछ और मॉडल है? मेरे दिमाग में पहली बात तो ये है कि ये शब्द स्टेट फंडिंग ही गलत है। गलत है। अच्छा। जब आप कहते हैं या मैं कहता हूँ या आदमी सुनता है स्टेट फंडिंग, तो उसको महसूस होता है तो सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा, ये अफसोस की बात है, हमारे देश में लोग समझते हैं किसी का पैसा नहीं है, खाए जाओ सरकार का पैसा। लेकिन अगर आप इसको पब्लिक फंडिंग कहेंगे तो जनता जनार्दन को लगेगा ये तो मेरा पैसा है जी। तो पहली बात तो मैं स्टेट फंडिंग को शब्द का इस्तेमाल एनकरेज नहीं करना चाहिए। आप पब्लिक फंडिंग में कहना चाहता हूँ। मान लिया मैंने। चलिए, दूसरी बात ये है, पब्लिक फंडिंग से पहले ये इंद्रजीत गुप्ता कमेटी में भी लिखा हुआ है कि पब्लिक फंडिंग से पहले एक तो ये पता होना चाहिए कि कितना बजट करें, दूसरा ये होना चाहिए कि एक गारंटी होनी चाहिए और उस गारंटी को लागू करने का रिलायबल ठोस तरीका होना चाहिए कि कहीं और से पैसा नहीं लिया जाएगा। कहीं और से वो पैसा ना लें। बिल्कुल। किसी उद्योगपति से पैसा ना लें, भाई किसी अगर संस्था से ना अगर वो लें। मेरा पैसा ले रहे हैं, मेरा आपका इन कैमरामैन का, तो फिर किसी क्यों लें? अगर वो और जगह से भी लेंगे और पब्लिक का पैसा भी मिलेगा तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। जो आदमी रिश्वत ले रहा है उसको आप कहेंगे भाई तेरी तनख्वाह मैं बढ़ा देता हूँ, रिश्वत लेना बंद कर दो, वो बंद कर देगा क्या? आपके अध्ययन के मुताबिक क्या ऐसा किया जाना चाहिए 2 या 3 बात जो आने वाले दिनों में जनता उसको याद रखे, दर्शक भी, और नेताओं को उन कसौटी पे कसते रहे कि ये लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चकमा दे रहे हैं? देखिए, सीधी सीधी 2 बातें हैं। एक तो ये कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र इसका मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि उनके प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन इलेक्शन होना चाहिए जो साफ साफ दिखे कि सही में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेबल डेमोक्रेसी, ताकि देखने वाले को पता लगे कि डेमोक्रेसी है। दूसरा, जो उम्मीदवारों का चयन होता है वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। पर इसमें कई नेता कहते हैं कि हमारा अंदरूनी मामला, हम किसको देंगे, हार जीत बहुत दांव होता है, किस उम्मीदवार को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये सब हमारे आंतरिक गणित का मामला है। तो इसको कैसे? आंतरिक गणित, अगर आप लोकतंत्र में सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं, सो कॉल्ड ही है, कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं देश में, तो अगर आप सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टी चला रहे हैं तो आंतरिक गणित नहीं है, पब्लिक मामला है। आप पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, इनकम टैक्स की छूट ले रहे हैं, मकानों के किराए बहुत कम दे रहे हैं, वो तो हमने CIC में बता दिया कि कितना पैसा लेते हैं, तो आंतरिक बात क्या रह गई? आप अपने जो आपके मेंबर हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में,
उनमें इलेक्शन करवाइए कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए, जनता को पता लगे। और ये जो तो फिर वो कहेंगे उस इलेक्शन के लिए भी पैसा चाहिए, उस इलेक्शन उनको के लिए पैसा मिलेगा, उसके विश्वसनीयता होनी लिए चाहिए। मिलेगा, विश्वसनीयता होनी चाहिए। जब तक वो उनके अपने करवा रहे हैं इलेक्शन तो विश्वसनीयता नहीं है। किस पार्टी में इलेक्शन होता है? किसी में भी नहीं होता। जब तक देखिए लोकतंत्र की बड़ी भारी इमारत है, उसके जो स्तंभ हैं वो लोकतांत्रिक है नहीं, तो कैसे चलेगी ये इमारत? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जैसे आपने बिहार पे एक रिपोर्ट 2015 के चुनाव की बनाई है, पर इन सब आंकड़ों को देखते हुए भारत की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपको ठीक लगती है? कोई भी नहीं, कोई भी ठीक नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के ठीक होने का मेरे हिसाब से दो ही मापदंड हैं। हाँ ठीक है। आंतरिक लोकतंत्र और पैसा, और पैसे की पारदर्शिता। तो पैसे की पारदर्शिता के पैमाने पर आप किसी भी राजनीतिक दल को मैं नहीं मानता, साफ सुथरा नहीं मानते? नहीं मानता। चाहे वो उसके नेता कितने भी महान हों, कितने भी अवतार नेता पुरुष के हों महान या अवतार स्त्री हों। नेता के महान होने से पार्टी लोकतांत्रिक और पारदर्शी नहीं होती। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी आयकर कानून हैं, जो भी बंदोबस्त है जिसके तहत उनको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो जब वो रिपोर्ट देते हैं 20,000 से ऊपर वाले में, तो क्या वो सही देते हैं कि मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम या कोई देता नहीं? देखिए मैं ये भी नहीं, मेरे पास इस बात का भी सबूत नहीं है कि वो नहीं देते। हाँ देते हैं, लेकिन देते सही हैं। देते हैं, हिसाब तो देते हैं, जमा करते हैं वो। नहीं, देखिए 20,000 से ज़्यादा वाली रिपोर्ट चुनाव आयोग को मिलती है, इलेक्शन कमीशन को। इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स विभाग को मिलती है। इनकम टैक्स रिटर्न में जो सालाना आमदनी लिखी होती है वो 20,000 से ज़्यादा वाली रिपोर्ट उस सालाना आमदनी का सिर्फ 20 से 25% होता है। तो 75 से 80% तो जो उनकी डिक्लेयर्ड आमदनी है उसके सोर्सेज का पता नहीं है, और वो डिक्लेयर्ड आमदनी वाकई में है या उससे ज़्यादा भी है, ये तो। क्या आपने कभी ऐसा आंकड़ा देखा है कि इन्होंने रिपोर्ट दिया, मान लीजिए कि कोई पार्टी ए है, उसने चुनाव आयोग को जाकर कहा या आयकर विभाग को कहा कि हमारे पास इस साल 900 करोड़ रुपया चंदे में आया है, ये हमारी नकदी पूंजी है, और चुनाव में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, वहाँ जो खर्च करते हैं, जो भी हिसाब देते हैं, तो वो खर्च उस 900 करोड़ से ज़्यादा है, कुछ इस तरह का? कुछ जो खर्चे का हिसाब दिया जाता है उसका मैं आपको एक उदाहरण दूसरा दे देता हूँ। उम्मीदवार भी अपने खर्चे का ब्यौरा देता है, एफिडेविट यानी शपथ लेके देता है। उसमें वो लिखता है कि मुझे मेरी पार्टी ने 10 करोड़ रुपए दिए। पार्टी भी एक अपने खर्चे का ब्यौरा देती है। पार्टी लिखती है कि हमने इसको या तो 8 करोड़ दिए या 15 करोड़ दिए। तो दोनों में मिसमैच है। ये दोनों चीजें ही मैच नहीं होती हैं। तो जब ये मैच नहीं होती है तो बाकी चीजों पे कैसे विश्वास करेंगे आप? अभी मैं वायर में पढ़ रहा था वैशाली और हेमंत के लेख को। वैशाली और हेमंत यहीं बैठे? हाँ वहीं पढ़े हैं। तो अगर आप लोग खड़े हो जाएं तो मैं हेडमास्टर की तरह नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं भारत के नौजवान दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि इस मामले में नौजवान लोग भी लगे हुए हैं जो पार्टियों की कारस्तानी। आप हेमंत हैं और पहले आप वैशाली हैं। तो इन्होंने लिखा था कि जैसे कोई पार्टी नहीं है, जो 6 राष्ट्रीय दल हैं, जो आयकर रिटर्न करने की समय सीमा है, उस समय सीमा पर बिल्कुल ये टाइम से कोई नहीं रिटर्न करता। सही है, ये सही है। हाँ, लेकिन इसमें जो इससे बात निकलती है वो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को देश के कानून के मातहत नहीं मानता। कोई भी कानून हो, इनकम टैक्स कानून हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, आरटीआई एक्ट हो, कोई भी कानून है, पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि हम पे कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि हम कानून बनवाते हैं। बनाते नहीं हैं, हम राजा हैं, राज करते हैं। बनवाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू बनवाते हैं। तो जो भी कानून होगा उसको ठीक कर लेंगे, बदल लेंगे। आप विदेशों से चंदा लेने के हक में हैं पार्टियों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या हक में हूँ? FCRA कानून में लिखा है। उसमें जो संशोधन किया गया है वो उन्होंने खुद ही लिखा है कि वो इसके हक में नहीं है। पहली बात, संशोधन जो किया है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो कानून है
उसके अंतर्गत जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको रिलीफ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा। वो अच्छा। तो टारगेटेड था किसी काम के लिए, लेकिन वो काम इसलिए नहीं हो पाया कि वो जो कानून बदला गया वो 2010 में बना था, और जिसमें गड़बड़ हुई थी वो 1976 का कानून था। वो तो पर हाईकोर्ट। क्या आप इस व्यवस्था से सहमत हैं कि जो कंपनी निवेश करने आती है, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो हिंदुस्तान में निवेश करती है, यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है और वो दान देती है, देखिए अगर वो पैसा विदेश से कंट्रोल्ड है तो ठीक नहीं है।